क्या होना चाहिए, इस पे उन्होंने लेक्चर्स दिए और ये लेक्चर्स वीडियो के रूप में भी उपलब्ध हैं। उसमें एक लेक्चर है मृदुला मुखर्जी का, जो खास तौर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। और ये मृदुला मुखर्जी इन मैडम का जो लेक्चर है वो बताता है कि आजादी के आंदोलन के साथ साथ एक तरफ ये मीडिया चला, उसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने हमेशा एक संघर्ष किया। यानी ये जो हमारा आजादी का आंदोलन का संघर्ष था, केवल ऐसा नहीं था ब्रिटिश भागो ब्रिटिश भागो, उसी के साथ साथ हमें आज जो चीजें आजादी के बाद तुरंत मिली उसकी भी नींव उसके सामने रख दी गई। तो ये एक किताब के रूप में है जो वो उसको उन्होंने टाइटल जो दिया मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो अभी आप जिस जर्नलिस्ट का उल्लेख सबसे ज्यादा होता है ना गलत खबर के लिए, व्हाट द नेशन शुड नो, तो उससे मिलता जुलता टाइटल है व्हाट द नेशन शुड बी नोइंग, ऐसा कुछ उनका टाइटल है और बहुत सुंदर किताब है, ये आप लोगों ने देखना चाहिए। खैर, ये तो हो गई एक तरफ की मीडिया की बात, पर दूसरा मीडिया भी यहाँ चालू हो गया। एक मीडिया ये था जो भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा था, जो सब लोगों के सवालों को लोगों तक रख रहा था, अंग्रेज सत्ता का विरोध कर रहा था। दूसरा मीडिया भी आ गया और वो मीडिया का हेड ऑफिस नागपुर में था। एक ऑर्गेनाइजर और दूसरा पंचजन्य। अब इनका एजेंडा क्या था कि यहाँ जैसे भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की बनी, कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो ये मीडिया का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब तिरंगे झंडे को हमने स्वीकार किया उसमें अशोक चक्र के साथ, उसका मतलब अब कितना गहरा था फ्लैग कमेटी ने रखा, पर ऑर्गेनाइजर ने आजादी के बाद क्रिटिसाइज किया कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें तो हमारे पुराने समय के जो महान मूल्य थे, जो हमारे समाज का प्रतिबिंब करते थे, इन ब्रैकेट मनुस्मृति, उसका उल्लेख तक नहीं है। तो ये संविधान कहाँ से बन सकता है। और उनके साथी लोग जो थे वो भी इस संविधान के विरोध में थे खुले तौर से। एक उनके करपात्री जी महाराज थे, वो खुलेआम चिल्लाते फिरते थे कि हमारी सनातन परंपरा के विरोध में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें मंजूर नहीं है। और ये इवन अपने महाराष्ट्र में जिसको वीर कहते हैं, तो वो तो आप पहचानते होंगे ना, वो उन वीर जी ने भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लायक नहीं है। तो खैर, एक मीडिया वो जो भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा था, दूसरा मीडिया वो जो भारतीय राष्ट्रवाद का विरोध करके धर्म की आड़ में अपनी राजनीति को खेलने की शुरुआत कर रहा था। तो ये दो प्रवाह शुरू से चले हैं, पर भारतीय राष्ट्रवाद का प्रभाव बहुत मजबूत था और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ ये छोटा सा मीडिया जो चल रहा था, ऑर्गेनाइजर पांचजन्य, वो उनमें एक समीकरण बदलता गया। और वो समीकरण पहली बार बदला 1978 में। 1978 में आपको याद होगा जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ब्लाइंड एंटी कांग्रेसिज्म, याद रखिए मेरा शब्द, ब्लाइंड एंटी कांग्रेसिज्म। सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस का विरोध करना है, इसलिए अगर आरएसएस को आप फाशिस्ट बोलते हो तो जयप्रकाश नारायण ने कहा मैं भी फाशिस्ट हूँ। एक इतने महान स्टेचर का व्यक्ति, उसने आरएसएस को एक सर्टिफिकेट लिख के दे दिया और उसके साथ जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जनता पार्टी की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे, आपको शायद पता नहीं होगा, तो आपको एक और हिंट देता हूँ। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो व्यक्ति जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए रथ यात्रा निकाली, कार सेवा का नेतृत्व किया। लिबरल कमीशन ने जिनको बोला कि इनके नेतृत्व में बाबरी मस्जिद गिराई गई, पर हमारे कोर्ट का जो हाल है उसने कहा ठीक है, वो भूल जाओ, उस बात को हम अलग रखते हैं। खैर, तो लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज दो मीडिया में दो भ्रष्टता है। एक जो भारतीय संविधान, भारतीय लोग, भारतीय राष्ट्रवाद के विरोध में है। दूसरा वो जो यहाँ के कॉरपोरेट वर्ल्ड द्वारा कंट्रोल्ड है। ये दो स्ट्रीम साथ साथ चले, इसको याद रखिए। और 1978 में जब लाल कृष्ण आडवाणी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जो न्यूज एजेंसीज थी, मुझे एग्जैक्ट पीटीआई का नाम तो आप सब जानते होंगे, उस समय यूएनआई भी थी, इन सब में उन्होंने प्रचारकों को भरना चालू कर दिया।
अब आप मुझे पूछेंगे प्रचारक कौन है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारी समझ का बहुत हमको आगे जाना चाहिए। आरएसएस जो लोगों को ब्रेन में डालता है कि अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, ये ट्रेनिंग लेकर जो आगे आते हैं, ऊपर तक जाते, वह प्रचारक। वो लाल कृष्ण आडवाणी खुद एक प्रचारक थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रचारक थे, ये जो अभी अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी प्रचारक थे, और वो जो वैलेंटाइन डे पे कपल्स को मारते पीटते रहते हैं, उनमें से भी कई प्रचारक के नेतृत्व में काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मीडिया में एक तरह से प्रचारकों को घुसाना चालू किया। अब दूसरा ये एक मेजर स्टेप है, वहां से हमारे मीडिया में एक प्रकार का भटकाव आना चालू हुआ। मीडिया का एक सेक्शन सेंसेशनल न्यूज को सामने रखने लग गया, और जो असली न्यूज तो मेरे लिए क्या है, किसानों की आत्महत्या, नौजवानों का बेरोजगारी, लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, शिक्षा सुविधाओं का ना होना, ये असली न्यूज को साइड ट्रैक करके तो सेंसेशनलाइजेशन ऑफ वायलेंस, इस प्रकार से मीडिया का एक सेक्शन में ये बात शुरू हो गई। खैर, उसके बाद मीडिया में ज्यादा कुछ बहुत परिवर्तन नहीं होता, और बाद में परिवर्तन होता है जैसे जैसे रथ यात्रा चलती है, बाबरी मस्जिद गिरती है, तो हिंदू राष्ट्रवाद का प्रभाव मीडिया के एक सेक्शन पर होने लगता है। यहाँ याद रखिए, 1980 के दशक के बाद से जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे साइंटिफिक टेम्पर, उसके विरोध में कई अखबारों ने ब्लाइंड फेथ की चीजों को प्रमोट करना चालू किया। खास तौर से वो जो रामायण महाभारत सीरियल आए, उसके बाद हिंदी अखबारों का मैं देखता था, पूरा एक पेज आज का त्योहार कौन सा है, तीज कैसे मनाएं, त्योहार कैसे मनाएं, पंडित जी को दक्षिणा कितनी दें, ऐसा पूरा एक पेज ऐसा रेगुलर बेसिस पे भरा जाने लग गया। और इसी के साथ साथ दो चैनल्स आए, एक आस्था, एक संस्कार, और इसमें वो चैनल को किसने शुरू किया, जो आज एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जो योगा भी करके दिखाते हैं, उनका वो कई आसन भी बड़े फेमस हैं, पर अभी आजकल तो खैर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका भी नाम आ गया है, तो वो उन्होंने आस्था संस्कार चैनल, इस प्रकार के चैनल चालू किए। और उसके बाद से इनका प्रभाव हमारे सीरियल्स पर भी होने लग गया, हमारी फिल्मों पर भी होने लग गया। सीरियल्स भी एक प्रकार से लोगों के माइंड को ये करते हैं, चेंज करते हैं, और उसमें फिल्में भी चेंज करती हैं, कल्चर का एक पार्ट है। इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में उल्लेख कर दूं कि इसके बाद जो प्रभाव बढ़ने लग गया, मीडिया पर भी बढ़ने लग गया। कुछ जो हमारे, जैसे आपको याद होगा, पता नहीं, आप तो बहुत आगे की जनरेशन के लोग हैं, बलराज साहनी की एक फिल्म थी 2 बीघा जमीन। पहले 2 बीघा जमीन और राज कपूर की वो फिल्में, जिसमें एक गरीब व्यक्ति हीरो होता है, ये धीरे धीरे बदलने लग गया। और पहले जहां बात करते थे मेडिकल साइंस की, दूसरी चीजों की, उसके बदले अब पंडित जी को प्रभाव उनका बढ़ गया, पंडित जी का प्रभाव बढ़ने लग गया। तो खैर, ये हमारे उसमें एक परिवर्तन आया। अब 1998 से 2004 तक जो परिवर्तन है वो एक अलग छोड़ दूं। अब मैं आता हूँ एक दूसरी बात पर। हमारे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ। नरसंहार के बाद हमारे, ये उस समय मुख्यमंत्री थे, और ये फिर उसके बाद इनकी कुर्सी ज्यादा मजबूत हो गई। अगर आपको समझना है तो इशारा समझ लीजिए। पहले उनकी कुर्सी डगमगा रही थी, सत्ता पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये नरसंहार के बाद वो सेट हो गए। सेट होने के बाद उन्होंने वहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्रमोट किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को क्या प्रमोट किया, आइए आपको क्या चाहिए, नानो फैक्ट्री डालना है, अडानी अंबानी, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उस समय पूरा कॉर्पोरेट गुजरात में गया। और गुजरात में, ये मैं इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट ने मीडिया को कैसे कैप्चर किया, मीडिया की स्वतंत्रता को कैसे अंदर से चोट लगी, ये उसकी कहानी है। तो कॉर्पोरेट को पता चल गया, अरे भाई ये मोदी, ये तो हमको ब्लैंक चेक दे रहा है। तो एक गौरवी गुजरात नाम का कार्यक्रम होता था, उसमें दो अंबानी भाई है ना, एक 26 मंजिल की भी इमारत में रहता है, और दूसरा अपने आप को बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित करता है। तो जो दिवालिया घोषित करता है, जिसने वो अभी राफेल का डील जिसको मिल गया था, तो उसने वहां कहा पहली बार कि हमारे अगले प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई होना चाहिए। और उसी के साथ प्रक्रिया चालू हो गई। प्रक्रिया क्या चालू हो गई कि कॉरपोरेट वर्ल्ड जैसे आया तो उसने मीडिया हाउसेस को कैप्चर करना चालू किया। आज आपको मैं बता दूं कि हमारे जो मेजर टीवी चैनल्स हैं उसमें 80% से ऊपर चैनल्स ये कॉरपोरेट हाउसेस द्वारा हैं। उसमें राजदीप सरदेसाई जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनको CNN IBN से निकाला गया कि उनको उनकी पॉलिसीज बदलना था। और ऐसी पूरी प्रक्रिया इनाडू और दूसरे मेन चैनल्स में अंबानीज ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। दूसरे कॉरपोरेट वर्ल्ड ने भी अपना इन मीडिया को कंट्रोल करना चालू किया। तो वहां से एक प्रक्रिया चालू हुई मीडिया में, जो एक भटकाव की प्रक्रिया आई। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये जो अभी रिपब्लिक टीवी जो बहुत फेमस हो गया है, रिपब्लिक टीवी इसके पूरा फाइनेंस बीजेपी का एक MP करता है। उन्होंने देखा भाई टाइम्स नाउ में तो इतना ऑलरेडी इतना उसके माध्यम से तो बंटवारा हो चुका है, इतना इसमें ये हो चुका है, तो उन्होंने फिर रिपब्लिक चैनल खोल दिया। और रिपब्लिक चैनल का कल्चर और भी नीचे घसर के जो है वो अपने आप को देशभक्त चैनल कहते हैं और मुद्दों से सरक के रहते हैं। तो ये चैनल्स पे कंट्रोल दो प्रकार से आया है। मैंने 3 प्रकार बताए, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड, और याद रखिएगा दोस्तों, जहां भी कम्युनलिज्म बढ़ता है, जहां भी कम्युनलिज्म बढ़ता है, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस का पावर बढ़ता है। और ये बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, इन्होंने इंडिया में ये स्ट्रेटेजी देखी कि लोगों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए मीडिया पर कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए एक NDTV, रवीश कुमार जैसे उदाहरणों को छोड़ो तो क्योंकि रवीश कुमार जिस प्रकार के मुद्दों को लेते हैं वो एक आदर्श है। जैसे ये अभी वरुण ग्रोवर बता रहे थे, NDTV का उससे पूरा उल्टा चलता है, खासतौर से रवीश कुमार का उससे उल्टा चलता है। उनके ज्यादा प्रोग्राम्स लोगों के ओरिएंटेड रहते हैं। वो और भी सुधरे, इसकी मैं कामना करता हूँ, पर ऐसे बहुत कम रह गए। अब हुआ क्या, तो एक तरफ से तो मेन मीडिया, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट शब्द जो है ये दुनिया के एक महान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नोम चॉम्स्की का है। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है कि सरकार को जब नीतियां लागू करना होता है तो अपनी सहमति के लिए, लोगों की सहमति पैदा करने के लिए वो लोगों के बीच में ऐसा प्रोपेगेंडा करवाता है इनडायरेक्टली कि लोग उसका समर्थन करें। अब मैं उसमें एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे 2 बार कहा गया मेरी उम्र ज्यादा है, तो उसके आधार पे मैं, आपको पता होगा 1950 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया था, क्योंकि वियतनाम इंडिपेंडेंट हो रहा था, अमेरिका उस पर कंट्रोल करना चाहता था। अब अमेरिका अटैक कैसे करे? तो उसके लिए लोगों का डेमोक्रेसी है, तथाकथित डेमोक्रेसी है, लोगों की स्वीकृति चाहिए। और लोगों की स्वीकृति चाहिए, इसके लिए उन्होंने मीडिया के बड़े सेक्शन में क्या प्रोपेगेंडा कराया कि वियतनाम कम्युनिस्टों के हाथ में जा रहा है और कम्युनिस्ट दुनिया की सबसे इविल ताकत है, ये फ्रीडम में विश्वास नहीं रखते, वगैरह वगैरह करके फैलाया। तो मुझे कैसे पता चला, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उस समय मेरा MBBS के बाद मैं MD कर रहा था, तो मेरा एक क्लासमेट जो ज्यादा बहुत शार्प था, वो अमेरिका गया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। वहाँ खैर ज्यादा ही वॉज मोर ब्रिलियंट, तो उसने वहाँ कर रहा था, वो छुट्टियों में मिलने आया। तो मैंने इसे बोला, यार तू अमेरिका में रहता है, पर देखना अमेरिकन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, बेचारे वियतनामी लोगों पर नैपम बॉम्ब डाल रही है, उस प्रकार का अटैक कर रही है। तो उसने मुझे कहा ये तो करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो दुनिया में ये कम्युनिज्म का कैंसर फैल जाएगा, और ये कैंसर तो बहुत खराब है, इसलिए अमेरिका जो कर रहा है इट इज वेरी गुड। तो एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। दूसरा एक कंसेंट मीडिया एक जो चलता है, जो मीडिया एक प्रकार से पार्टीसन मीडिया, पक्षपात वाला रवैया लेता है, उसमें फिर से 2 शब्द हैं, एक है थिंकेबल थॉट और दूसरा है अनथिंकेबल थॉट। ये भी वो वातावरण तैयार करता है। आपको बता दूं 2006 और 8 के बीच में महाराष्ट्र में और कई जगहों पर बहुत सारे बम धमाके हुए। नांदेड़ के में बम धमाका हुआ, बजरंग दल के 2 लोग पकड़े गए। मालेगांव में हुआ, उसके कारण ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आजकल बेल पे हैं,
वो और उनके साथ असीमानंद और बहुत सारे लोग पकड़े गए। पर मीडिया में ऐसा प्रेजेंटेशन आया कि ज्यादातर उन्होंने बताने की कोशिश की, जैसे मक्का मस्जिद ब्लास्ट का मैं आपको क्लियर कट एग्जांपल बताता हूँ। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, बाद में स्वामी असीमानंद ने कबूली की जेल में रहकर एक मजिस्ट्रेट के सामने भी, फिर उससे बैकआउट हो गए। तो उसके मक्का मस्जिद ब्लास्ट में ज्यादातर मुसलमान मारे गए, और मक्का मस्जिद ब्लास्ट होने के बाद पुलिस ने किसको पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा मुसलमान नौजवानों को, कि भाई यही दंगा, यही कर सकते हैं, आतंक का बॉम्ब तो यही फोड़ सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि जब वो मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया तो फ्रंट पेज पे न्यूज, टेक्निशियन पढ़ने वाले, सीए पढ़ने वाले मुसलमान नौजवान ये बॉम्ब धमाके में इन्वॉल्व है, पकड़े गए, उनका करियर खत्म हो गया। केसेस चले, केसेस चलने के बाद 6 महीने के बाद सभी के सभी सबूत न होने के कारण छोड़ दिए गए। पहले हेडलाइन कहाँ आई थी? फ्रंट पेज पे। जब वो छोड़े गए तो 6वें पेज पे, 8वें पेज पे एक छोटी सी न्यूज आई कि इन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो थिंकेबल थॉट मीडिया ने तैयार किया है कि जिसको लोग सोच सकते हैं। अब थिंकेबल थॉट, अनथिंकेबल थॉट। और अभी आप में से किसी ने कोरोना का उल्लेख किया। कोरोना के समय हम सब व्यथित थे, और कोरोना के समय देश में आपको बता दूं कि जनवरी से WHO ने वार्न कि कोरोना का संकट आपके यहाँ आने वाला है। और जैसे क्रोनोलॉजी शब्द फेमस किया गया, वैसे मैं क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको पहले सच्चाई बता देता हूँ, कोरोना भारत में कैसे आया। खैर पूरी दुनिया में है तो भारत में आएगा। तो वुहान क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ केरला के स्टूडेंट्स दिसंबर एंड में वहां से आए, और वहां से कोरोना की शुरुआत हुई। जनवरी में WHO ने वार्निंग दिया, इंडिया सभी गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी दिया कि कोरोना के खिलाफ कदम उठाओ। 12 फरवरी को, जिसको ज्यादा लोग जोकर समझते हैं पर मुझे लगता है वो एक बहुत दिल से बहुत नेक पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी, 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट किया गवर्नमेंट को कि प्लीज पे अटेंशन टू द कोरोना एपिडेमिक। सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं, सरकार बिजी थी। वो अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद हार गए ना, डोनाल्ड ट्रंप, वो ट्रंप भाई साहब अगली बार ट्रंप सरकार का करते हुए वो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आने वाले थे फरवरी एंड में। सरकार बिजी थी, और उसी के साथ साथ MP में जो कांग्रेस सरकार बन गई गलती से या सही तरीके से, उसको तोड़ना था, तो वो काम चल रहा था MP खरीदने बेचने, MLA खरीदने बेचने का। इससे सरकार के पास टाइम नहीं था। उनको जाग आई मार्च में जाग आई, और उसी बीच मीडिया के एक सेक्शन को पता चला कि दिल्ली में तबलीगी जमात का एक इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है, जिसमें करीब 300 से 500 के बीच में लोग हैं। और तबलीगी जमात का ये सेमिनार चल रहा है, वहाँ के मरकज जो दिल्ली में उनका ऑफिस है, वो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पास में है। मीडिया को पता चला तो मीडिया ने कहा अरे ये तो विदेशों से आए हुए हैं, पूरी फॉर्मेलिटीज करके आए थे, चेकअप करवा के आए थे। तो उन्होंने, मीडिया ने, ये जिसको आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया ने एक शब्द कॉइन किया। वो शब्द था कोरोना जिहाद। हम सभी प्रकार की जिहाद है, जिहाद का असली मतलब कभी आप समझेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, बुराइयों से लड़ने के खिलाफ जद्दोजहद उसका वो मतलब होता है। पर आज तो उसका मतलब है कि एक मुसलमान द्वारा किया हुआ गया समाज पर हमला। तो उन्होंने कोरोना जिहाद शब्द इससे डेवलप किया, कोरोना बॉम्ब डेवलप किया, मीडिया ने ये किया। और बाद में उनमें से जो तबलीगी जमात को मानने वाले थे, विचारधारा कुछ भी हो, मैं उस पर नहीं जाता, उन लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर औरंगाबाद कोर्ट ने और दूसरे कोर्ट ने फैसला दिया कि इन लोगों को, तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। उनका इसमें कोई दोष नहीं था, क्योंकि कोरोना जो फैला, इंटरनेशनल ट्रैवल चलता रहा, कनिका कपूर एक सिंगर विदेश से आई। तो ये एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल है मीडिया की पार्शियलिटी का। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एक दूसरी वेबिनार में पार्ट ले रहा था। हम लोग सब, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग बराबरी में विश्वास रखते हैं, स्त्रियों की, दलितों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की।
तो जैसे मीडिया रिपोर्ट करता है, कितने बायस तरीके से रिपोर्ट करता है, खास तौर से दलितों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, और उससे भी ज्यादा ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बारे में ये जो बायस रिपोर्टिंग है, उसमें कोई गहराई नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए कि कोरोना के बारे में जो तबलीगी जमात पे आरोप लगाया गया, उसको स्टडी करना कितना मुश्किल था। मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, और उसमें जो मैंने यहीं बैठ के वेब के माध्यम से देखा, किसने क्या बोला, उन सही चीजों की अंडर रिपोर्टिंग और नो रिपोर्टिंग, उसको अलग रख दो। तबलीगी जमात, कोरोना कोरोना, उसको सामने ले आओ। ये बात मत करो कि WHO की एडवाइजरी कब आई थी। तो ये एक तरीका इसमें दिखता है। अब ये तो हो गई जिसको हम कहते हैं टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया। और टेलीविजन मीडिया में भी गोदी मीडिया का एक बड़ा भाग इसको करता है। प्रिंट में भी, मीडिया में भी, लैंग्वेज प्रेस जिसको कहते हैं, रीजनल प्रेस, उसमें भी ये बहुत चलता है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब इसके बाद आता है फेक न्यूज क्रिएशन। अब हमारे इसी में मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण किताब का उल्लेख कर दूं, अगर आपको मीडिया समझना है तो। उसका नाम है आई वॉज ए ट्रॉल बाई स्वाति चतुर्वेदी। स्वाति चतुर्वेदी बहुत अच्छी पत्रकार हैं। उन्होंने किताब लिखी एक उस महिला के बारे में जो बीजेपी के मीडिया सेल में थी। बीजेपी के मीडिया सेल में थी और उसको अच्छा भला पेमेंट मिलता था, पर धीरे धीरे उसकी आत्मा जागी और उसने देखा हम जो ये कर रहे हैं ये तो गलत न्यूज के आधार पे समाज में इन चीजों को फैलाया जा रहा है। और ये चीजों को जब उसके पकड़ में आई तो उसने आईटी मीडिया सेल छोड़ दिया, बीजेपी का मीडिया सेल छोड़ दिया, और वो उसी के आधार पे वो किताब लिखी गई है। इसका मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक तो वो लव जिहाद के नाम पे आजकल तो अभी कानून बना रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठेगा और हमारी जुडिशियरी उसको रोकेगी नहीं, वो भी मुझे पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। 2013 के दंगों के बारे में भी दो लड़कों की सड़क पे मुठभेड़ होती है, उसको रंग दिया जाता है लव जिहाद का, और लव जिहाद के नाम पे वहां के किसानों को भड़काया जाता है कि हिंदू लड़कियां खतरे में हैं, हिंदू अस्मिता खतरे में है, और उसके आधार पे मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं। आज मैं एक दूसरी वेबिनार अटेंड कर रहा था, उसने मुझे बताया कि कैसे जब ये कहते हैं कि एक स्त्री की इज्जत लूटी गई, हम सब लोग यूज्ड टू हैं ये सुनने को, पर उसमें वो महिला कार्यकर्ता बता रही थी स्त्री की इज्जत, स्त्री ने तो कोई गलत नहीं की, तो इज्जत किसकी लूटी? जिसने बलात्कार किया। ये रिपोर्टिंग हमारे अंदर जाना चाहिए कि जब स्त्री की गलती नहीं है तो हम उसको क्यों ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी इज्जत गई। और इज्जत, कोई आपके खिलाफ अपराध कर रहा है तो आपकी इज्जत कैसे गई? इज्जत तो उसकी गई जिसने अपराध किया है। तो ये चीजें थोड़ी गहराई से है। तो खैर, मैं बात कर रहा था आईटी मीडिया सेल, और वो आईटी मीडिया सेल में ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि किस बात को फैलाना है, किस बात के आधार पे प्रोपेगेंडा करना है। वो आई वॉज ए ट्रोल स्वाति चतुर्वेदी की किताब को आप जरूर देखिएगा, और उसमें हमारी जो विचारों को बनाने में मीडिया का रोल है उसमें वो दिखेगा। अब सही बात के समय में ऑल्ट न्यूज के बारे में आपको बात बताऊंगा कि न्यूज की जो आज फेक न्यूज, एक तो न्यूज को अंडर रिप्रेजेंटेशन, सही न्यूज को अंडर रिप्रेजेंटेशन, गलत न्यूज को ओवर रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक सबसे बड़ा डिस्टॉर्शन है। उसके साथ ऐड हो गया फेक न्यूज। फेक न्यूज, न्यूज को बनाना। तो मैं बात कर रहा था मुजफ्फरनगर के दंगों की। उस समय एक वीडियो जारी किया गया कि एक मुसलमान दिखने वाली भीड़ दो नौजवानों को बेरहमी से मार रही है। अब ये तो देखा मैंने, बाद में क्लैरिफिकेशन आया और उन्होंने प्रोपोगेट क्या किया, मुजफ्फरनगर में ये दो हिंदू लड़कों को मुसलमान पीट रहे हैं, ऐसा उन्होंने वीडियो सर्कुलेट किया। बाद में सच्चाई सामने आई तो वीडियो था पाकिस्तान का, 3-4 साल पहले का। दो चोर थे, पकड़े गए, मुसलमान भीड़ उनको पीट रही थी। खैर, तो ये फेक न्यूज को फैलाना, ये एक तीसरा उसमें आयाम आ गया है। तो आईटी सेल जो काम कर रहा है ये हो गया। उसमें अभी सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक और खास तौर से व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स के माध्यम से कितने लोग गलत न्यूज को फैलाते रहते हैं, जिसके कारण लोगों में एक भावना बनती रहती है। जैसे अभी आप देखिए
जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक चीज घूमती रहती है। उनके पिता एक मुसलमान थे, उनके दादा मुसलमान थे, और इंदिरा गांधी के जो पति थे फिरोज गांधी, वो एक मुसलमान थे। अब इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं, कुछ भी रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, एक बना दिया और उसको फैला दिया। ऐसे ही ये जो सोशल मीडिया में एक और खबर घूमती रहती है कि जिसने ये मंदिर तोड़ा वो मुसलमान था, जिसने तलवार चलाई वो मुसलमान था, जिसने अत्याचार किया वो मुसलमान था। ऐसे सब चीजें उसमें फैलाई जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया में व्हाट्सएप और फेसबुक की कई चीजें फॉरवर्ड, ये रियली डेंजरस है। तो आज के मीडिया में ये चीजें कम इसलिए हैं, दो कारण मैं उसके देखता हूँ। एक तो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को सरकार ने बढ़ावा दिया है। ये लोग सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, हिंदू एक तरफ, मुसलमान और क्रिश्चियन में भेदभाव बढ़ाने के लिए उनकी रिपोर्टिंग मीडिया में बहुत प्रभावी है, क्योंकि आज सांप्रदायिक ताकतें बहुत तेजी से फैल गई हैं और उन्होंने लोगों के मन में ये विश्वास डाल दिया है, कि 80% हिंदू, उनको 14% मुसलमान और 2.3% क्रिश्चियन से खतरा है। क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर ए डेंजर टू द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी। ये उनका प्रोपेगेंडा, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरा इतिहास को भ्रम करके। अब इतिहास को गलत तरीके से बता के भी मीडिया उसको ले लेता है। जैसे पद्मावत के समय मैंने देखा मीडिया के कितने तबकों ने इस बात को फैलाया और अलाउद्दीन खिलजी को कितने गलत रूप में प्रस्तुत किया, फिल्म में भी गलत रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये चीजें जो चल रही हैं, सवाल तो ये है कि इन चीजों को पहचानना जरूरी है। इन चीजों को पहचानेंगे हम तो ही हम इनका मुकाबला करके सही मीडिया को ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। वो उसके लिए क्या करें, ये मेरा अंतिम टॉपिक होगा। और उसमें मैं कहूँगा, उसमें मैं 2-3 चीजों पे जोर देना चाहूंगा। एक तो हमारी समझ कि इंसान से इंसान के बीच में मोहब्बत, ये सबसे बड़ी चीज होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि 3-4 दिन पहले केरल में एक हिंदू कपल, हिंदू युगल, जो हस्बैंड वाइफ बनना चाहते थे, पैसे नहीं थे, जगह नहीं थी, तो एक मस्जिद ने वहां उनको दिया कि आप यहाँ आके शादी कर लो, जो हिंदू के रीति रिवाज होते आप यहाँ करो। और उसी के साथ साथ मस्जिद कमेटी ने पैसा जमा करके लड़की को गिफ्ट दी, लड़के को गिफ्ट दी। ये आप में से कितने लोग जानते हैं? मुझे लगता है अगर मैं एडिटर होता तो मैं इसको फ्रंट पेज में एक मेजर न्यूज बना के देता। दूसरा, हमारी व्यवस्था भी इतनी पार्शल है कि एक हमारे नौजवान दोस्त हैं, आपकी उम्र से थोड़े से आसपास होंगे, फैसल खान। उन्होंने एक संगठन चालू किया है, संगठन का नाम है खुदाई खिदमतगार। पता नहीं आप में से कितने जानते होंगे, जो सरहदी गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, उसमें खुदाई खिदमतगार नाम का उन्होंने संगठन वो फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जगह जगह जाते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं। एक मंदिर में गए, वहां उन्होंने पूजा प्रार्थना में भाग लिया और बाद में उनके नमाज का वक्त हो गया। उनके साथ एक और मुसलमान था, 2 और हिंदू थे, 4 लोग थे। तो ये मस्जिद मंदिर के अहाते में जाके इन्होंने नमाज पढ़ी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बदले में जो लोग बदला बदली होता है ना, कि भाई अच्छा तुमने यहाँ नमाज पढ़ी, हम मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो जो मस्जिद में जाके जिसने हनुमान चालीसा पढ़ा उसका अरेस्ट नहीं हुआ, फैसल खान का अरेस्ट हो गया। अब ये न्यूज एक डिस्टर्बिंग न्यूज है, ऐसी न्यूज की जगह हमारे इसमें नहीं है। तो दोस्तों, क्योंकि आज मीडिया लोकतंत्र को सही रास्ते पर रखने में असमर्थ है, ये लोकतंत्र को भटकाने की काम कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है? एक, हम सही समझ को समाज में प्रसारित करने के लिए काम करें, सही समझ को सरकार प्रसारित करने के लिए काम करें। नंबर 1, देखें कौन सा मीडिया सही काम कर रहा है। अगर रवीश कुमार सही काम कर रहा है तो उसके चैनल को प्रमोट करना, ये उन पे मेहरबानी नहीं है, ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक हम उनको मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ से जो चैनल वही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान दिखाते रहते हैं, मेरे ख्याल से उनको देखना हमने बंद कर देना चाहिए। और वो अखबार जो इस प्रकार की
उत्तेजक खबरों को फैलाते हैं, वो भी बंद कर देना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए, मैं आपको बताने में मुझे खुशी होती है कि इसी बीच बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो अच्छी भी हैं। यानी अच्छी चीज़ों को ना देखें तो गलत है। जैसे मैं तो अंग्रेज़ी में रोज़ सवेरे अगर पहले कुछ चीज़ देखता हूँ, तो 2 न्यूज़ पोर्टल देखता हूँ। एक है द वायर, दूसरा है स्क्रोल। वायर और स्क्रोल ये मैं देखता हूँ और उसमें जो अच्छी खबरें हैं, उनको मैं कॉपी करके उनके लिंक को अपने फ़ेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ। फिर इसी प्रकार से हमारी जो महान एक कार्यकर्ती हैं, तीस्ता सेतलवाड़ और उनके जो साथी कार्यकर्ता हैं जावेद आनंद, उनका एक डेली न्यूज़लेटर आता है, सबरंग डॉट इन। इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। इसका प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम सच्चाई को समाज तक पहुँचा सकते हैं। अब सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ से खतरनाक है, दूसरी तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि ये वो चीज़ भी है जिसका इस्तेमाल हम जैसे लोग कर सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा साधन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम में से हर एक व्यक्ति अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है। वायर की अच्छी खबर हो, स्क्रोल की अच्छी खबर हो, हिंदी में भी वायर आता है, फिर तीसरा सेतलवाड़ का ये हो, फिर हमारे जो बाकी चीज़ें बनी हुई हैं, एक नया पोर्टल लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं भी जुड़ा हूँ, उसका नाम है द ज़ूम न्यूज़ डॉट कॉम। ज़ूम न्यूज़ डॉट कॉम ये चालू हो रहा है और इस ज़ूम न्यूज़ डॉट कॉम में मेजर फोकस रहेगा दलित, महिला, मज़दूर, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये उनका मेजर फोकस रहेगा। ये अभी शुरू हो रहा है, इट इज़ टेकिंग ऑफ, इसकी और ज़्यादा ये करेगा। तो इन चीज़ों को समाज तक ले जाना हमारा काम है। ये हम आज किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे, हमको सच्ची चीज़ों को पहुँचाना है, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, सही तरीके से करो। गलत सोशल मीडिया को बायपास करो और जो सही सोशल मीडिया है उसको प्रमोट करो। उसमें आप में से जो लोग लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों पे कमेंट कीजिए, ऐसी चीज़ों को कमेंट कीजिए जो हमारी नैतिकता, मॉरलिटी को मजबूत करती है। याद रखिए दोस्तों, अभी भी देश में नफ़रत करने वालों की संख्या, मोहब्बत करने वालों की संख्या से कम है। याद रखिए, हम जो लोग मोहब्बत की बात करते हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, पर हम कम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम कम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम फ्रैगमेंटेड हैं। हम फ्रैगमेंटेड हैं, हमारे बीच में जो मेल-जोल, तालमेल होना चाहिए वो कम है। आनंद पटवर्धन का सीरियल आता है विवेक रीज़न, जो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखता है इस चीज़ के बारे में। हम क्यों नहीं देखते उसको? हम क्यों नहीं लोगों को दिखाते? भारतीय इतिहास की सही समझ, जो पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे एक सीरियल है, भारत एक खोज, वो हम क्यों नहीं लोगों को प्रमोट करते? ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जो आपको लगता है एक सही चित्र दे रही है, आज के माध्यम से मुझे आपको अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा विषय रखा है, पर इस विषय के साथ-साथ एक अंतिम बात ये होना चाहिए कि हम करें क्या? हम करें क्या? तो मुझे लगता है कि हम में से जितने लोगों के पास आधा घंटा, 1 घंटा है, हम अच्छी चीज़ों को लें, अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि नफ़रत जो होती है, वो दिमाग में होती है। वॉयलेंस जो होता है, वो दिमाग में होता है और इस नफ़रत को, इस वॉयलेंस को कम करने के लिए हमें इसी दिमाग पर, लोगों के दिमाग तक सही, सच्ची, ईमानदार बातों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मेरा विश्वास रखिए दोस्तों कि इसमें शुरू में तकलीफ़ होती है, लोग आपकी आलोचना करते हैं, पर फिर ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको, जो बीच में खड़े रहते हैं और उन तक अगर गलत न्यूज़ पहुँचाई गई, तो गलत दिशा में चले जाते हैं। अगर हम उन तक सही न्यूज़ पहुँचाएँ, दोस्ती से, प्रेम से, मोहब्बत से, ईमानदारी से, वैज्ञानिक तरीके से, तो निश्चित रूप से वो एक ऐसे रास्ते पर आएँगे, जो रास्ता हमारे देश की एकता के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज तो ये खबर, जैसे अभी-अभी हज़ारों लाखों मज़दूर कोरोना के कारण डिस्प्लेस हो गए। वो डिस्प्लेस हो गए और वो रास्ते में गए, उनकी क्या देखभाल हुई, ये समाज की ज़िम्मेदारी थी, सरकार की ज़िम्मेदारी थी, जो पूरी नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ों पर हम ध्यान रखें और इन चीज़ों को ले जाकर हम अगर ये चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ, तो निश्चित रूप से ये जो मीडिया है, जिनके पास करोड़ों-करोड़ों, अरबों रुपए हैं,
जो टीआरपी को बढ़ाने के लिए बेईमानी करते हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के कंट्रोल्ड हैं, जो कम्युनल वर्ल्ड के कंट्रोल हैं, उसका मुकाबला करने के लिए एक ही तरीका है कि हम खुद अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिबद्धता से इन चीज़ों को समाज तक ले जाने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से सफलता तभी मिलती है जब हम डिटर्मिनेशन से, एक ईमानदारी से उसमें अगर हम लगें, तो हम सही बातों को ज़रूर समाज तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।